The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इस पोयम ने मेरी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस डाला है, और जब ये हमें पढ़ाई गई थी तब वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी जितनी ये आज है. नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि. तो जैसा कि आकाश का कहना है इस पोएम के थ्रू हमसे कि वो कैसे एक ऐसे रास्ते पे है जो शायद हर कोई नहीं लेता, उसी के बारे में संवाद है जो कि मैं बहुत समय से, बहुत वक्त से आकाश के साथ करना चाह रहा था. और इस शो पे अभी तक जितने भी डिस्कशंस हुए हैं उनमें से शायद ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिस्कशंस है, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं फिल्म मेकिंग की, वर्ल्ड सिनेमा की, और इससे कई और बातें निकलती हैं जैसे क्रिएटिविटी, आर्ट, उम्मीद, वैल्यूज, कोलैबोरेशन की बातें हैं, वर्क एथिक्स की बातें हैं, और भरोसे की बात है जो कि शायद आज के माहौल में घटता हुआ दिखता है हमें. और क्योंकि बहुत सारी बातें हैं तो ये एपिसोड भी 2 हिस्सों में आएगा. दोनों पार्ट्स को ज़रूर सुनिए क्योंकि बहुत कुछ है जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा सुनकर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. शायद आकाश हमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस देंगे वर्ल्ड सिनेमा के बारे में, और आपको अपने आप आकाश का जज्बा क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और सिनेमा को लेके दिख जाएगा. तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए पार्ट 1 इस संवाद का आकाश अजय के साथ. मेरा नाम, मैं आकाश अजय लिखता हूँ. यूँ तो वैसे मेरी पढ़ाई डिज़ाइन में हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे इस सवाल का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि डिज़ाइन पढ़ के और उससे निकल के हमें 5 साल हो गए, और उसके बाद थोड़ा हाथ फिल्म मेकिंग पे भी लगाया, और उसके कई डिपार्टमेंट्स पे भी लगाया, और उसके बाद एक कॉर्पोरेट जॉब में भी एक हाथ लगाया. करते करते आज हम खुद की इंडिपेंडेंट और इंडी शॉर्ट फिल्म्स लिख रहे हैं और बना रहे हैं. इसके अलावा मैं फिल्में पढ़ा भी रहा हूँ, तो एक एजुकेशन का भी एक वो आ गया है. अगर यही सवाल को एड्रेस करना लगता है तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि सच में मैंने भी खुद फिगर आउट नहीं किया है कि हु एम आई यूज्ड टू थिंक आई वाज समबडी, या मैं ये हूँ, या ऐसा करना चाहता हूँ, या ये है वो है. पर बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, तो अब ऐसा लगता है कि यार देर आर मोर थिंग्स कि मैं ऐसे नहीं कह सकता कि अब मैं डिज़ाइनर हूँ या मैं एक डायरेक्टर हूँ या समथिंग. मैं अपने आप को अब एक थिंकर बुला सकता हूँ, क्योंकि वो नहीं जाने वाला. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अब मेरे लिए ठोस हो गई हैं, वो एक अंडरलाइन बन चुकी है कि अब आप एक थिंकर हो, और अब आप एक फिलॉसफी एंथुजियास्ट हो, और आप एक फिल्म एंथुजियास्ट हो. सबसे बड़ी बात है वो. तो ये इस तरह की चीजें जो कि अब भूख बढ़ गई है, मुझे लगता है. सही है. जितना देखा है उसके हिसाब से. हमारा राब्ता कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाएगा तो शायद और आसान होगा लोगों को समझना. तो हम दोनों निफ्ट के हैं. देखिए, मैं आपको बस एक सेकंड के लिए टोक रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. बहुत जरूरी है कि आपका राब्ता मेरे से एज अ पर्सन हुआ था, लेकिन मेरा राब्ता आपसे एज एन आर्टिस्ट हुआ था. तो ये मैं पहले ही बता देता हूँ. क्योंकि कि जब हम लोग कॉलेज पहुंचे थे तो पहले जो लोग होते हैं जो हमें सुनने में आते हैं, और क्योंकि मैं एक थिएटर बैकग्राउंड से भी आ रहा था, तो जब हम ये सोच रहे थे कि यार यहाँ थिएटर कौन करता है, यहाँ गाने कौन गाता है, यहाँ पे कल्चरल में कौन कौन है, तो आप लोगों का नाम था जो कि फर्स्ट नेम्स जो हमने सुने थे. तो ऑब्वियसली आप तो मुझे तब नहीं जानते थे, पर हमने सुन लिया था आपको. ये सुन के बहुत अच्छा लगा. सच्ची बता रहा हूँ, कभी ऐसे किसी ने डिफाइन नहीं किया रिलेशनशिप को अभी तक. नहीं, सच में.
मुझे लगता है हम ये आगे भी करेंगे कि मुझे ही बहुत लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई आर्टिस्ट कभी ना कभी हमारा दोस्त रहता है। आप जरूर, शायद समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज लाइफ में पीयूष मिश्रा उनके दोस्त रहते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल कुमार विश्वास बिल्कुल। दोस्ती रहती ही रहती है। और ये एक ऐसा स्फीयर है जिससे कि आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ वन वे हाँ, कम्युनिकेशन जरूर है, है। बिल्कुल सही बात तो है। वो उस तरह का था आपसे कुछ राब्ता मेरा कि बिल्कुल वन वे बिल्कुल। कम्युनिकेशन तो था, आपके गाने सुनने आ जाते नहीं थे। तो वो चीज़ मैं भी बोल सकता हूँ। मैंने तेरे को पहचाना है एक ट्रेन जर्नी में, जो हम जा रहे थे मुंबई से बैंगलोर, जो कि अपने में बहुत कमाल की चीज़ होती है। वो ट्रेन की जो यात्रा होती है इतने सारे लड़के बच्चों के साथ, वो अपने में कहानी बहुत बढ़िया है। सही तो में। उसमें ये था कि ऐसे बातें होनी थी कि यार ये इसको आकाश को बुलाते हैं, वो उससे महाभारत सुननी है। 2-3 लोग ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और माइंडसेट क्या होता है ना, मैं एकदम जेनरिक माइंडसेट बता रहा हूँ अपना, महाभारत सुन के क्या करेंगे, है ना, वैसा। जैसे पहला एकदम वो होता है कि क्या करेंगे सुन के। मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये सामने वाला इतना एंथुजियास्टिक क्यों है। बट कमाल की बात वो है ना कि जब तू सुनाना शुरू करता है ना, तब मेरे को फिर रीजनिंग समझ में आ गई कि अच्छा यार, इसलिए इतना एक्साइटेड थे लोग, क्योंकि अब मेरे को भी सुनने का मन है। और अच्छा। समझ रहे हो, तो है वो म्यूचुअल ही कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात कर रहा था इस बात की कि अपनी आइडेंटिटी को जो डिफाइन करने का प्रेशर है हमारे ऊपर, जो हमारा समाज शायद बहुत मांगता है हमसे। और ये बताएं, मेरे साथ मेरे को लगता है कि डिजाइनर्स के लिए तो फिर भी एक टर्म है ना, डिजाइनर हो, जैसे लॉयर हो, डॉक्टर हो, कुछ हो, इंजीनियर हो। जिस स्ट्रीम में मैं घुसा था निफ्ट में आके, वो कभी परिभाषित हो नहीं पाया मेरे लिए। तो मैं उससे बड़े दिनों तक, बहुत सालों तक जूझता रहा कि मैं क्या बताऊं लोगों को कि मैं हूं कौन। फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, फैशन टेक्नोक्रैट, समझ में ही नहीं आ रहे लोगों को। इवेंचुअली मैंने ये रियलाइज किया कि ये बहुत फालतू का एक एंजाइटी है मेरे सर पे। क्यों ले रहा हूँ मैं इसको? जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, नहीं भी कर रहा हूँ तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, राइट? और यही सब होते होते फिर काम बदल गया, तरीका बदल गया, सोच बदल गई। तो मेरे को ये समझ आया कि इट डजंट मैटर। ये जो टेम्पलेट है ना जिसमें आपको कुछ बताना है, उसका प्रेशर हाँ डजंट हाँ। मैटर। तो वो वही मैं तेरे को वो प्रेशर रिलीज करना चाहता हूँ मैं तेरे ऊपर से, कि मेरा सवाल ऐसे नहीं था कि मैं तुम्हें प्रेशराइज करूँ कि भाई बताओ अपने बारे में। ऐसा कुछ सही गलत नहीं है इसमें शायद, मेरे हिसाब से, है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम्म। मैं अभी भी जहाँ पढ़ाने जाता हूँ हाँ और हमारी, आपकी, मेरी या हम में से किसी की भी इस तरह की उम्र नहीं है कि हम कुछ पढ़ा सकें। सही हम बात है, शेयर कर सकते हैं। हमने जो अब तक सीखा है थोड़ा बहुत, हमने थोड़ी बारिशें ज़्यादा देखी हैं, आप यूँ कह लीजिए, बहुत सही बात है। है ना। तो हाँ हम बस वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा या वैसे ही होगा। तो राइट। कई बार अगर इंट्रोड्यूस भी किया जाता है कहीं किसी क्लास के लिए या किसी भी तरह से, तो एक वो लग जाता है, और आपको भी लगा है कि अरे ये निफ्ट से हैं, अरे ये फला कॉलेज से हैं। लेकिन मैं हर बार वहां जाने के बाद ये बात जरूर कहता हूँ कि यार वो मेरे शरीर पे बना एक टैटू है बस। सही बात है, वो मैं नहीं हूँ, वो उसका एक पार्ट है, और उसे उतना ही रखना बहुत जरूरी है हमें खुद के लिए भी, सही बात है, और उसे बिल्कुल उतना ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं वो सही है कि कैसे डिफाइन करेंगे इसको, क्योंकि वही कल जो हम कर रहे थे वो कुछ और था, वही, और आज जो हम कर रहे हैं कुछ और है, और कल जो करेंगे उसका पता नहीं। उसका हमें पता नहीं है। खैर, थिएटर की बात हो रही थी, थिएटर, फिल्म मेकिंग, इन सब की बात हुई। और ये डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ, या इसका जो पहला ट्रिगर था वो कहाँ से आया, वो इस बात से आया कि मैंने तेरा एक पोस्ट देखा फेसबुक पे, जो कि बहुत ठीक इमोशनल है। लगा मेरे को, बहुत लेवल्स पे, कि इतना लंबा पोस्ट कोई लिख रहा है ऐसा। और मैं तेरे को फॉलो करता रहता हूँ, तो मैंने इतना देखा नहीं इतने दिनों में, तो दैट कैचेज योर अटेंशन। बहुत लोग लिखते रहते हैं ठीक बट है। ऑब्वियसली वो इग्नोर हो जाता है अक्सर। तो उससे मेरे को फिर समझ में आया कि ओके, देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। और बात हम कर रहे थे वर्ल्ड सिनेमा की। जी। तो वर्ल्ड सिनेमा का कहाँ से एंगल आता है आपकी जिंदगी में? कोई ऐसा किस्सा हो, कोई ऐसी बात हो, उसके बारे में बता। वर्ल्ड सिनेमा का हमेशा से, मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट ग्लिम्सेस बताता हूँ, जो छोटी मोटी यादें हैं, वो ये हैं कि हम बड़े बड़े लोगों को उनके इंटरव्यूज में सुन रहे थे कि वो कहते थे कि और फिर हम लोग FTI गए और हमने वहाँ पे वर्ल्ड सिनेमा देख लिया। और ऐसे कई कई इंस्टेंसेस होंगे। बड़े बड़े नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आर्टिस्ट आते थे और कहते थे कि फिर हम लोग वहाँ गए और हम लोगों को फिल्में दिखाई गई, और इतना बुरा लगता था सुन के। ऐसा लगता था ये कौन सा ट्रेजर चेस्ट है जिसे हम नहीं खोज पा रहे, और हमने ऐसा क्या कर दिया कि हम ये देख नहीं सकते। तो इतना बुरा लगता था, क्योंकि एक बार आपको अगर भूख लग जाती है तो आपको खाना खाना होता है। बिल्कुल। तो
तो उसकी भूख के चक्कर में यूं कह लीजिए मैं बचपन से ही फिल्मों में बहुत रुचि रखता हूँ, बचपन से, मुझे याद नहीं है कब से। तो उसकी वजह से आप यूं कह लीजिए कि वर्ल्ड सिनेमा की तरफ रुझान बढ़ता गया। लेकिन आप जैसा पूछ रहे कि कुछ एक ट्रिगर पॉइंट, कुछ टिपिंग पॉइंट था इसका क्या, तो वो ये जरूर था कि एक समय तक हम जिस तरह का कंटेंट देख रहे थे या जिस तरह का खाना खा रहे थे उससे काफी बोर हो गए थे। और बहुत ही प्रीलिम्स के कुछ अच्छी फिल्में देखने के बाद ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे इस तरह की चीजें और खानी है। आप समझ रहे हैं कि आपको एक बार टेस्ट चढ़ गया, लहू मुंह में लग जाता है, लहू लग गया, तो फिर ऐसा लगता है कि यार नहीं, यही अब है और ऐसा ही कुछ करना है। क्योंकि जो यहाँ हो रहा है इस कंट्री का सिनेमा है, ये हमने देखा हुआ है, ये हमें समझ में भी आ गया है और प्रेडिक्टेबल हो गया है बहुत कुछ, तो बहुत प्रेडिक्टेबल है। हाँ। तो उस चक्कर में मैंने कोशिश करी कि मैं फिल्में देखूं और बहुत ढूंढने का एक वो आ गया कि खोद के फिल्में निकालने का मन कर गया। तो फिल्में उस तरह से बाहर आने लगी। लेकिन मैं अभी तक एक समय तक इसको कहीं लॉग नहीं कर रहा था, कहीं इसको लिख नहीं रहा था, किसी तरह का एंट्री नहीं थी मेरे पास कि किस तरह कितनी फिल्में देख ली, क्या क्या देख लिया, कितने डायरेक्टर्स देख लिए। तो फिल्में तो आप बहुत देख रहे थे और उनको समझना, डिफरेंट चीजों को समझना उनके अंदर की, वो सब हो रहा था, लेकिन लॉग नहीं बनता उसका। तो फिर मैंने कोशिश करी कि इसे अगर लॉग करना ही है तो क्यों ना मैं इंस्टाग्राम पे हर महीने एक डेट फिक्स करके एक रूटीन के तौर पे फिल्मों का एक पोस्ट डालूं, जिसमें कि मैं जितनी फिल्में एक महीने में देखता हूं, और ये मुझे एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है, बहुत ही फूलिश सा कॉन्फिडेंस है, पर है कि मैं काफी अलग तरह की फिल्में देख लेता हूँ। हालांकि बहुत लोग इस तरह का काम करते हैं जी, उनको लॉग करके अब एक जगह पर कंपाइल करके कुछ महीनों से, कुछ 4-5 महीनों से अब इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट हो रही है। अकाउंटिंग भी हो रही है साथ ही साथ, खुद पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो आप कि भाई क्या किया, क्या देखा, क्या सीखा, आपने कितनी फिल्में देखी, किस किस तरह की। कई फिल्में होती हैं जो आपके दिमाग से गायब हो जाती हैं, फिर वो याद नहीं आती। एक्चुअली वो सिर्फ एक फिल्म की वजह से हो सकता है कहीं, क्योंकि एक फिल्म थी ऐसी जो कि मुझे देखनी थी फिर से और उसका नाम नहीं याद आ रहा था, और फिर लगा कि नहीं, इसे लॉक करना बहुत जरूरी है। ये होता है बुक्स के साथ भी, ये होता है, मतलब मेरे साथ बुक्स के साथ भी ये होता है। ये बुक पढ़नी है दोबारा और शायद वो कभी नहीं निकलेगी दोबारा उसके बाद। तो उसका क्या जरिया है उसको करने के लिए कि दोबारा वो आ जाए आपकी आंखों के सामने, तो दैट इज द वे दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, मे बी, समझा? तो लॉक करने की आदत के चलते अब ये हो गया कि नहीं, और अच्छी फिल्में देखते हैं और अच्छा लॉग बनाते हैं, और एक गुड हैबिट पड़ गई उसकी वजह से। तो अच्छा है, अब काफी फिल्में देख ली, बहुत सारा वर्ल्ड सिनेमा वहां से भी देख लिया अब, तो अब वही है, भूख बढ़ गई है। बढ़िया। ये सवाल इसलिए और मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे तूने बोला ना कि तेरा ऑब्सेशन एक है और तेरे को कहीं ना कहीं ये पता है बात कि यू आर डूइंग दिस बाय योरसेल्फ एंड देयर आर नॉट सो मेनी पीपल अराउंड यू मे बी हु माइट बी डूइंग दिस। तो वैसे एक बात कर लेते हैं, एक अजम्पशन ले लेते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ, उन वर्ल्ड सिनेमा इलिटरेट कह लिया जाए, कि भाई मैंने नहीं एक्सप्लोर किया कुछ भी, मैंने इक्का दुक्का कोई मूवी देखी होगी और बाकी मेन स्ट्रीम वाली जो चल रही है वही चल रही है, कमर्शियल सिनेमा जो वर्ल्ड का भी है। तो अब इससे मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि एक तो हो गई रुझान की बात कि ये भाई मेरा इंटरेस्ट है, मेरा एक अपना, बट दूसरी बात आती है काम की, कि जब आप इसी डोमेन में जब आप काम भी कर लो और उसके बाद आप चीजों को समझना शुरू कर दो तो आपका शायद नजरिया बदल जाता है। ये मेरे साथ संगीत को लेके हुआ है, मैंने ये नोटिस किया है कि कैसे एक पॉइंट तक, जब तक सिर्फ म्यूजिक मेरे लिए हॉबी थी, तो ना मैंने पैसे के लिए कभी सोचा, ना मैंने कभी उसको करियर की तरीके से सोचने की कोशिश करी, तो शायद सही चल रहा था सब कुछ कि नहीं, जब समय मिल गया तब कर लिया, कुछ लोगों ने तारीफ कर दी और खुश हो गया। बट एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने एक्चुअली फुल टाइम म्यूजिशियन के जैसे करा काम, तब चीजें थोड़ी बदली मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ कि भाई पैसा कमाना अगर पड़ेगा इससे तो क्या क्या करना पड़ेगा। अब मैं उसके अच्छे बुरे की बात नहीं करूंगा अभी, बट बहुत सारी चीजों का नजरिया बदल गया, ये मैं कह सकता हूँ। तो डिड दैट हैपन टू यू? और क्योंकि यू हैव वर्कड इन द सेम इंडस्ट्री एट सम पॉइंट, एट सम लेवल, इन सम वे, उसके बारे में कोई बात हो अगर तो बता। मैं उसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि हम फिल्में देख के, और ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मैंने जो देखा और जितना एक्सपीरियंस किया, ये उससे बता रहा हूँ कि फिल्में जब हम देखते हैं, और एक जो हर बच्चे का कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में फैसिनेशन होता है कि फिल्मों में काम कर लिया तो बड़ा काम कर लिया। सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट अगर 3 इडियट्स में रेप्लिकेट हो जाते हैं तब माना जाता है कि वो बड़े हो गए हैं, बड़े, या सुपर 30 टाइप के एग्जाम्पल्स आप अगर देख लीजिए। लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑडियंस की तरफ से, ऑडियंस और पर्दे के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ऑनेस्ट और एथिकल और फिलोसफिकल है। अच्छा जी,
हाँ, और पर्दे और उसके पीछे बैठे डायरेक्टर्स और हाँ, उसके पीछे बैठे प्रोडक्शन हाउसेज और कई सारी चीजें, हाँ, इनका रिश्ता कॉम्प्लिकेट हो जाता है। समझ रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ। आपको जो दिख रहा है, जिसका फैसिनेशन सबको होता है, उसको बनने में बहुत सारी चीजें हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी चीज की कई बार निंदा भी हो जाती है और कई बार कोई ऐसी चीज है जो कि नहीं उम्मीद होती और चल पड़ती है। तो बहुत कुछ होता है पर्दे के पीछे Right. जो लगता है, और ये मैं बिल्कुल भी कहीं ना कहीं ये हिंट कर रहा है सुशांत की तरफ, लेकिन मैं उतनी हार्शली नहीं बता रहा हूँ समझ दैट रहा हूँ इट मेक्स यू दैट डेस्परेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इट डज मेक यू फील बैड अबाउट बीइंग एट सम प्लेस। मैं उस तरह की बात आपको बता रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंसेस में कुछ तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे जहाँ पे ये लगा कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं और काम था भी अच्छा। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने, एक काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया और मुझे लगा कि नहीं, ये यहाँ पे दाल नहीं गल सकती। और हम कोशिश करते थे, मतलब मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता था कि आज शायद वो कुछ बोल देंगे, या और 10 दिन मेहनत कर लेता हूँ, या ये आज कुछ बोल देंगे। तो करते करते क्रेडेंशियल्स बहुत ऐड हो गए। मिसाल के तौर पे कह लीजिए कि मैंने एक टेड टॉक लिख दिया, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बना दी, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और ये ऐसी चीज है जो आप सोचते नहीं है। फिर देखा जाए तो फिर वो कहीं दिल्ली में किसी बहुत हाई मिनिस्टर से मिलने गए, जहाँ पे उन्होंने जो चीजें दिखाई वो मेरे हाथों की बनाई हुई थी, और उसकी वजह से बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ही जायंट लीप मिला उस फिल्म को या जो भी, लेकिन उसकी वजह से जरूर एक राजगी मंजूरी मिल गई कि हाँ चलिए। पर उसकी जब आपको कोई वो नहीं होती, तब लगता है कि नहीं यार, ये कुछ गलत है। तो एक वो वाला फेज भी था जब इंडस्ट्री में काम करके लग रहा था, और इंडस्ट्री में डबल कोट्स में कह रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री को एक जगह या एक जियोग्राफी बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि आराम नगर, अंधेरी में या गोरेगांव फिल्म सिटी में ही बस इंडस्ट्री बसी है, समाया हुआ है, जो कि है नहीं, जो कि अब नहीं है। फॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से कह लीजिए बहुत सारा सिनेरियो चेंज हुआ है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है, और मैंने फेसबुक पे भी शेयर करी है कि सिनेमाप्रेन्योर्स करके एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ है। वो इंडी फिल्म्स, सोली डेडिकेटेड टू इंडी फिल्म्स है वो। अच्छा। तो जितनी फिल्में, मान लीजिए अगर फेस्टिवल में आपकी फिल्में जा रही हैं और उसमें से 10 फिल्में नेटफ्लिक्स उठा लेता है, और 10 या 15 फिल्में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और इन सब के झोले में गिर जाती हैं, लेकिन द फिल्म्स दैट आर नॉट टेकन फॉरवर्ड आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल, उन सब को एक बहुत अच्छा और पेड प्लेटफॉर्म है सिनेमाप्रेन्योर्स। तो बहुत बढ़िया, एक कितनी सही चीज है यार, ये बहुत बढ़िया पर व्यू का उन्होंने एक सेटअप लगाया है। पर वो चीज बहुत अच्छी है, और ये सुन के हम जैसे फिल्म मेकर्स को बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट है, क्योंकि अब मैं एक्साइटेड हूँ और फिल्में बनाने के लिए। अब मैं बहुत ज्यादा, अब मुझे लग रहा है कि जितनी मैंने स्क्रिप्ट्स लिख के दवाई हुई हैं, और ऐसा लग रहा है वो सब निकाल सकते हैं, उन पे फिर से काम किया जा सकता है, उन दोस्तों को वापस कनेक्ट किया जा सकता है, और कह सकते हैं कि यार चलो, हम जिसके लिए निकले थे हम वो कर सकते हैं। एक उम्मीद तो है उस दिशा से। सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब चीजें जो है ना, ये इतना केओटिक, ये बार बार बात निकल के आती है मेरी बातों में कि इतना केओस है ना इन्फॉर्मेशन का, इतने ज्यादा माध्यम है चीजें समझने के लिए कि वो प्रॉब्लम बन गया है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये जो बात तूने जैसे बताई मेरे को, ये कभी नहीं दिखेगी मेरे को, कहीं न्यूज में पढ़ूं या फेसबुक पे पढ़ूं, नहीं मिलेगा मेरे को कभी, बट समहाउ मेरा भी कुछ कनेक्शन हो सकता है इस बात से कल को। क्यों नहीं हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिल्में हैं तो ऑडियंस भी तो होगी ना यार, फिर इन सब चीजों के लिए। सही बात है। तो और ऑडियंस अब है, क्योंकि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, और बिल्कुल नहीं पता, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अब इस तरह का सिनेमा देखें। बिल्कुल यार, बिल्कुल ऐसा सिनेमा जो कि किसी और ने बहुत ही छोटी सिटी से उठ के बना दिया है। और जब आप फिल्म फेस्टिवल्स जाते हैं तो इतनी फिल्में आती हैं वहाँ पे, इतना वैरायटी ऑफ फिल्म्स दिखती हैं कि आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अगर कोई पहली बार फिल्म फेस्टिवल जा रहा होता है, उसके लिए सच में एक विजुअल ट्रीट है फिल्म फेस्टिवल। इतने सारे इमोशंस दिखाए जा रहे हैं जो कि सोचे भी नहीं गए थे। सही बात है। और इसीलिए शायद फिल्म फेस्टिवल्स ज्यादा ऑथेंटिक हैं, पर वही है कि कमर्शियल और उसकी फाइट आ जाती है वहाँ पे। इसी बात पे मैं आगे जाना चाह रहा था कि ये जो एक क्लासिक डिबेट कह लो या एक डाइकोटमी कह लो चीजों की, कि जहाँ कमर्शियल एंगल आ गया, जहाँ आपको रिटर्न की बात आ जाती है ना,
वहाँ शायद आर्ट सफर कर जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है, एज फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे से बाहर के सिनेमा में, वेस्टर्न, अगर हम पूरा एक बॉक्स करते हैं वेस्टर्न सिनेमा में और इंडियन सिनेमा में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारे पास सारे टेक्नीशियन और सारे लोग होने के बावजूद हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते चीजों का। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगता है, पैसा डूब सकता है, इसलिए नहीं करा जाएगा। नहीं करा जाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं, सही बात है। अगर कुछ दिन पहले ही, और ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हाँ। फर्स्ट ईयर ऑफ माय फिल्म स्कूल था, तो हाँ। आप कह लीजिए कि कुछ साल या 1-2 साल का मैंने फिल्में प्रोफेशनली कर रहा था उस टाइम पे। उसके बाद में मुझे लगा कि एक फॉर्मल एजुकेशन होता तो बहुत अच्छा होता। तो जब फिल्म स्कूल में पहुंचे, और फिल्म स्कूल में एक ये हो गया कि लाइब्रेरी में जाके मेकिंग, और फिल्म स्कूल की लाइब्रेरी में इस तरह की मेकिंग्स पढ़ने के लिए काफी किताबें अवेलेबल होती हैं। तो उनकी जब मेकिंग्स पढ़ते थे तो लगान एक ऐसी फिल्म उठ के आई जिसको देख के और उसके बारे में पढ़ के लगा कि ये कुछ अनरियल सिनेमा है। मतलब उन्होंने एक ऐसा ब्रिज क्रिएट कर दिया फ्रॉम दिस कमर्शियल सिनेमा टू वेरी आर्ट्सी येट कमर्शियल सिनेमा का। तो लगान एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है, अगर जो आप कह रहे हैं उस पे। अच्छा। क्योंकि आप सोचिए, अगर उस वक्त की 2001 में शायद वो आई थी, 2001 की सबसे महंगी फिल्मों में लगान आती है। लेकिन आज ये सुन के हमें हैरानी इसलिए नहीं होती क्योंकि इस तरह की फिल्में अब बन रही हैं। पर अगर उस वक्त पे आप या कोई भी एज अ प्रोड्यूसर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे होते तो आपको एक ग्लॉसी फिनिश चाहिए होता फिल्म पे। हाँ, इतने पैसे आपको लगाने के बाद। इतने हाँ, पैसे लगा रहा हूँ मैं, सही है। साल की सबसे महंगी फिल्म बना रहा हूँ, तो मुझे बेस्ट लोग चाहिए, बेस्ट गाने चाहिए, मुझे सब शाइनी चाहिए। लेकिन उस वक्त पे एक गांव में सेटअप फिल्म बनाना और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए वो फिल्म आगे गई थी। क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स फिल्म देख रहे थे, हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स फिल्म के चलन नहीं थे, हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्मों का कल्चर ही नहीं था जहाँ पे कि आप एक गांव की स्टोरी देख रहे हो। हमने इससे पहले मालगुडी डेज उन्हीं जॉनर में इस तरह की चीजें देखी थी या इस तरह का टेक्सचर ऑफ सिनेमा देखा था। पर अब वो चीज बड़े पर्दे पर आ गई थी और वो बहुत बड़ा बेंचमार्क और हमारे लिए एक बहुत बड़ा लीप था। सही बात है यार। और उस वक्त हम लोग तो बहुत छोटे थे, पर बाकी फिल्म मेकर्स के लिए भी, क्योंकि इतना पैसा लग रहा है और फिल्म एक अर्दन फील के साथ बाहर आ रही है। ये समक्ष था अपने, बट ये मैंने सोचा नहीं कभी इस तरीके से। बड़ी सही बात है। उसको देख के ही बड़ा, उसको जब मैंने भी पढ़ा तो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि बात सही है, नहीं सोचते हैं हम भी उस तरह से। हाँ, यही चीजें चेंज करता है। जैसे बोला तूने कि स्टीरियोटाइप्स इतने सारे तोड़ दिए कि अब लोग थोड़ा कंफर्ट में चले जाएंगे कि चलो यार कर सकते हैं ये भी। हाँ, महंगी फिल्म बना सकते हैं, जैसे सेक्रेड गेम्स का बजट निकाला जा सकता है अब। नहीं तो धारावी की कहानी कौन देख रहा था? हाँ, क्यों देखेगा इतने पैसे लगाने के बाद? सही बात है। तो वो एक सिंपल सी चीज है जो कि आर्ट में कहीं ना कहीं रिलेट करती है, क्योंकि बिल्कुल हम महंगा आर्ट बनाएं लेकिन हमें जो दिखाना है हम वो दिखाएं, और इसका उससे कोई लेना देना ना हो कि हम दुनिया की बेस्ट बिल्डिंग ही बनाएं अगर हम बहुत पैसे लगा रहे हैं तो। अनटिल अनलेस अगर वो एक स्टेटमेंट बनाना है तो हम स्टेटमेंट के लिए पैसा लगाएं। और लगान ने वही किया। फिर वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है मुझे भी। मैं कई बार उसकी मेकिंग फिर जा के देखता हूँ क्योंकि बड़ी खुशी मिलती है और उम्मीद भी आती है कि अगर आपके पास कुछ रखा है मटेरियल और आप शूट करना चाहते हैं तो वो एक फॉल बैक मोटिवेशन है मेरे लिए कि अगर वो उस वक्त पे ऐसा कुछ सोच सकते थे और कर सकते थे तो आज तो हम थोड़ी बहुत दम तो लगा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है यार, ऐसा लगता है। इससे ये मैं ये सोच रहा था कि क्या अभी भी इसको एक नीश कहा जा सकता है इस चीज को जो तूने बात बताई। मतलब ये जो एंगल है जहाँ लोग आर्टिस्टिक सिनेमा बना सकते हैं बड़े बजट पे और मोस्ट प्रॉब्ली ऑडियंस उसको देख लेगी, इस माइंडसेट वाले लोग, क्या तेरे को अपने पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत छोटा नंबर है उसका और जो मेजर चंक ऑफ द इंडस्ट्री, सो कॉल्ड इंडस्ट्री है, वो अभी भी शायद उसी हैंगओवर में है कहीं ना कहीं जो लगान से पहले कह सकते हैं हम? ऐसा है क्या? अब मुझे नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि अब जितने नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं जिनके काम एटलीस्ट स्पॉटलाइट में आ गए हैं वो इस बिलीफ के साथ नहीं आ रहे। उनको अपने तरह की कहानियां सुनानी है और नए डायरेक्टर्स से, हालांकि मैं स्पॉटलाइट में नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे सिनेमा क्रिएट करना है तो मुझे अपने लिए करना है और उसका प्रोत्साहन मुझे कहीं ना कहीं जो लोग स्पॉटलाइट में हैं उनको देख के ही आता है। उनको देख के ही लगता है कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इंडस्ट्री, जो मैं आपको कह रहा था कि इंडस्ट्री सिर्फ बंबई में नहीं है। बंबई छोड़ने का एक बहुत बड़ा और सॉलिड रीजन मेरे लिए भी यही था कि अगर बंबई छोड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी
जगह पे जाकर भी फिल्में बना सकता हूँ और वो देखी जा सकती हैं, और ये बहुत उन्हें बड़ी कहीं बात भेजा है, जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है हर लेवल पे समझने के लिए। जो बात बोली तूने कि इट कैन नॉट बी बॉक्स्ड एट वन प्लेस, इट कैन नॉट बी जो एक ठप्पा हुई कि एक जगह अंधेरी में या गोरे गांव में ये हाँ, पूरे समेट के सोचते हैं लोग, वैसा नहीं है शायद। वो खुद जो वहां रहते हैं वो खुद ये बात नहीं कहते हैं राइट और वो खुद ये बात समझते हैं। राइट। मैं इसीलिए लगान का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि अगर आमिर खान उस फिल्म में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हालांकि उसके हिसाब से उसने रिजेक्ट कर दी थी वो फिल्म, बट अगर स्पिरिट ऑफ फिल्म मेकिंग पे जाएं हम लोग, तो कुछ 300 लोग प्योरली स्पिरिट ऑफ फिल्म मेकिंग पे एक फिल्म बना के उसे हिट कर चुके हैं। तो वो एक मोटिवेशन हमेशा रहता है कि नहीं, अगर हम यहाँ बैठ के भी कुछ करना चाहें तो वो हो सकता है। और ये हमने हर साल एक ना एक फिल्म इस तरह की आ जाती है। सैराट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका। सैराट ने तो वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत रेजोनेट किया है लोगों के साथ, जबकि उसमें वो प्योर स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड है, प्योरली, बिकॉज उसके एक्टर्स प्रोफेशनल नहीं थे जब वो आए थे, और द ओनली थिंग इट हैड स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक इट स्टैंड एज अ फिल्म वाज द डायरेक्टर। तो क्योंकि नागराज मंजुले जी जो उसके डायरेक्टर है, उनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि ये फिल्म चलेगी, या जो भी, मुझे नहीं पता वो चलेगी या नहीं चलेगी सोच रहे थे, पर एक कहानी थी जो उन्हें सुनानी थी और उन्होंने उसे बनाया और वो सुना रहे, तो वो कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब देख के वो लगता है, और मुझे लगता है आप भी इस बात से वो करेंगे कि मतलब यू अग्री कि एक समय बाद हम लोग अपने लिए काम करने लगते हैं। बिल्कुल। और उससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब हम अपना स्टम्बल कर रहे हैं, अपना गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर झाड़ेंगे, फिर कुछ और चालू हो जाएगा। पर अब वो साइकिल एक बार जब आप निकाल लेते हैं तो फिर यही होता है कि चलो, गिरो, झाड़ो, खड़े हो, फिर चलो, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर वही होने वाला है। तो वो एक बंद जाती है बात। हाँ। हम अपना सर फोड़ने एक जगह पहुंच जरूर जाते हैं। वही मतलब और ये बहुत काउंटर इंटुइटिव है एक तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैं सोचता हूँ बहुत बार बात की अल्टीमेटली मकसद क्या है। जैसे नहीं, बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चन है, क्या मकसद है जिंदगी का? कि सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, बट वो जब मिलना शुरू हो जाता है ना कहीं किसी लेवल पे, तो नहीं, वो पैर पीछे हटने लगते हैं कि ये नहीं, अभी ये तो रिस्की हो रहा है कुछ। जहाँ फिक्सेशन आने लगता है ना किसी चीज पे, बहुत लोग उसको स्टैग्नेंसी कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, वो मेरे को डर होने लगता है उस चीज का कि अभी मैं अगर फंस गया ना, अच्छा, तो फिर ये करना था मेरे को, वो नहीं कर पाऊंगा। और वो जो वो करना होता है ना, बिल्कुल, वो हमेशा कुछ नया हो जाता है पिछली बार से। कुछ नया होता है, वो अननोन है, वो अननोन है। आप कह रहे हैं। और चेज भी कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या चेज कर रहा हूँ एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ये बात है, और फर्क ये आ गया आज की पर वो इतनी मजेदार चीज होती है। बस यही बात मैं कहने वाला था कि फर्क ये आ गया है कि पहले, शायद मैं कह सकता हूँ कि ये पिछले 6-7 महीने का मैनिफेस्टेशन है दिमाग का। ऐसे परिवेश से आ रहा हूँ मैं, या ऐसे लोगों से घुलता मिलता हुआ आ रहा हूँ, या मेरे रिश्तेदार ऐसे होंगे या दोस्त ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं ये सोचने में भी डर लगता है चीजें कि अरे यार, कन्विक्शन जो है ना वो पूरा नहीं होता है कि अरे जो मैं सोच रहा हूँ ना वो शायद जमेगा नहीं लोगों को। अगर मैं उनको बताना शुरू कर दूं उनको, फिर वो मेरे को सुना देंगे लोग कि क्यों करना है यार तेरे को ये सब, नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता है तू, है ना? वो चीज होती है ना, उसका एक फ्लिप हो गया है। अब मेरे को ये लगता है कि अब तो क्या नॉर्मल है, नॉर्मल की क्या परिभाषा है तुम्हारे लिए भाई? अब तो चेंज हो गया ना सब कुछ। तुम्हारा नॉर्मल, मेरा नॉर्मल, सब अलग हो चुका है। तो मेरे को अब ये मत बताओ कि दिस इज द नॉर्मल। ये बहुत सही चीज हुई, मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, मेरे को लगता है अपने लिए। कि लोगों के जो स्टीरियोटाइप, ऐसे धकियानूसी विचार जो होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं बैक सीट मिल गई है। तो वो सही भी है। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्सपीरियंस था, पर और ये आपके साथ भी रहा होगा कि बचपन से आप लड़ रहे हैं। बचपन से आपको छोटी छोटी लड़ाइयाँ डिफरेंट के लिए कोसा जा सराहा भी जा रहा है एक लेवल पे, जिसका कुछ होता नहीं है, मतलब बस अपने आप को फीडबैक की तरह ले सकते हो उसका। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा बाकी लोग आपको बस ये एक सेंध लगा रहे हैं आपकी हर चीज में कि बेटा बढ़िया था, ये तो अच्छा किया तुमने, बट पर ये रोज नहीं करना है ये। रोज मत करना है, क्योंकि उसके लिए तो तुम्हें ब्रेड एंड बटर तो कुछ और है ना। तो वो चीज़ जो है ना, वो ये बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स खोल दिया है इस डिस्कशन ने, मेरे को लगता है, जो हम कर रहे हैं अभी। वो सिनेमा हो, संगीत हो, किसी भी तरीके की आर्ट। और मैं ये बात बहुत दिनों से लोगों को बताते आ रहा हूँ कि यार, इवन बिफोर द वायरस केम इनटू द पिक्चर, आप जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, एक क्रिएटिव जरिया जरूर रखिए अपने पास। इसलिए नहीं कि उससे आपको कल को करियर बनाना है या उसको मुकम्मल करके ही छोड़ना है, बट जो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हो ना, अपना टाइम का,
अपनी हॉबी का या कुछ भी, वो भी बहुत काम आ जाता है यार अलग अलग वे में। और करियर बन जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो खैर सोने बहुत तरह सोने से पे सुहागा है वो तो। सही बात है। और वो शायद अब बहुत सच हो गई है बात कि क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट, कल्चरल कैपिटल की बात बहुत निकली थी 2-3 साल पहले, अचानक से बहुत लोग बात करने लगे, फिर एकदम खत्म हो गई वो, गायब हो अब गई। वापस आ रही है वो कि कल्चरल कैपिटल बहुत जरूरी है क्या कल्चरल कैपिटल एग्जैक्टली। तो ये सब बातों का भी मेरा एक एंगल में जोड़ता हूँ। मेरा अपना मानना है कि हमेशा ओपन रखना चाहिए अपने आप को इन सब चीजों के लिए। नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं कर रहे हो तो अच्छा कर लोगे कल को, नहीं, और नहीं भी करोगे तो क्या, बिकॉज वही है ना कि अगर आप काफी बिलीव है अब इस स्टेटमेंट पे, अगर आपने रिक एंड मॉर्टी देखा हो कभी, रिक का एक बहुत बढ़िया कोट है जो कि मैंने कई जगहों पे सेव कर रखा है, और उसने लिखा है कि योर बूज मीन नथिंग बिकॉज आई हैव सीन व्हाट मेक्स यू चीयर। तो इतना अच्छा है वो कोट कि योर बूज मीन नथिंग बिकॉज आई हैव सीन व्हाट मेक्स यू चीयर। तो सही है कितनी सही बात है, बहुत अच्छी बात है। पर ये एक कॉन्शियस डिसीजन हुआ है कि अगर कोई चीज अब पसंद नहीं आ रही है, एज इन मेरी ऐसी कोई चीज किसी को पसंद नहीं आ रही है, पर अगर मुझे कहीं उससे अपनी खुशी मिल रही है, एक सेटिस्फैक्शन है अपना, एक हाँ, तो एक समय था जब तक यू वर रनिंग फ्रॉम इट, यू वर सेइंग नो 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 बिकॉज समबडी डज नॉट लाइक इट, यू शुडंट डू इट। पर अब तो दुगनी स्पीड से अब वो डिसीजन ऐसा हो गया है कि अगर तुम्हें पसंद है और उसके रिजल्ट्स तुम्हें पॉजिटिव दिख रहे हैं तो दुगनी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात और है। वो बहुत ही एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ा पहले, क्योंकि हमारे देश में अगर आप एक्सेस में कुछ भी कर देना एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन आप जैसे ही एक एक्सेस के बाहर निकल जाते हैं ना अगर, तो सारी लगामें जो नहीं दिख रही थी वो आ जाती हैं, सब विजिबल हो जाती हैं एकदम से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर लेवल पे आप अगर अपने लेवल पे खेल रहे हैं अपने गार्डन में तो ठीक है, लेकिन आपने गार्डन बड़ा किया या खेल बाहर निकाल दिया तो फिर आपको रोक दिया जाता है। तो इससे ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि योर डिसीजन टू कम बैक टू योर होम टाउन फ्रॉम मुंबई, चलो एक बॉक्स की बात हटा देते हैं, बट मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुंबई उसका एक हब है। तो वहाँ रह के आप सीख सकते हो चीजें, जैसे बहुत सारी चीजों के लिए आपको दिल्ली में शायद रहना पड़े, बिल्कुल, अगर आपको पॉलिटिकली कुछ अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो शायद दिल्ली जाओगे आप, बिल्कुल सही, अगर हिंदी बेल्ट से आते हो अब तो वैसे ही अगर एक हम एनालॉजी लेके बोले कि मुंबई में रहना जरूरी है, समझना जरूरी, लोगों से बात करनी जरूरी है, तो व्हाट मेड यू कम बैक? ऐसा कोई अगर कोई इंसिडेंट्स है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कलेक्ट होती गई, उसको एक जेनरिक टर्म्स में यू कैन टेल अस। जिस दिन से वो डिसीजन लिया है एवरी डे हैज बीन अ फाइट ऑफ सम काइंड, पर एक ये डिटर्मिनेशन जरूर है कि नाउ यू आर फाइटिंग एवरी आर्ग्यूमेंट कमिंग योर वे सेइंग कि नहीं दिस वाज अ बैड डिसीजन, एंड वो एक जरूर बना हुआ है। ऐसा क्या था, कह लीजिए बहुत कुछ तो कलेक्टिव था, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो है वो डाउन कर दिया था मैं जब वो डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ की प्रैक्टिसेस देख के ऐसा लगता था कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए। है ना बहुत सारी कमाल की और मज़ेदार बातें, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और यूजफुल बातें सुनने को मिलेंगी आपको पार्ट 2 में, जो कि नेक्स्ट वीक आ रहा है। आकाश ने जो भी बातें करी हैं उनके सारे लिंक्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आप ऐसी ही कुछ बातें करना चाहते हैं या आकाश के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिखिए info@dhwani.co.in पे, फेसबुक पे आप वॉइस नोट्स भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, उसकी भी सारी डिटेल्स आपको शो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। शो को होस्ट और प्रोड्यूस किया है मैंने, मेरा नाम है पार्थ चौहान। शो का थीम म्यूजिक बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने और ब्रांडिंग करी है सौम्या गर्ग ने। ध्वनि पॉडकास्ट हर मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्टिचर, अमेजॉन म्यूजिक और कहीं भी जहां पॉडकास्ट सुने जा सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को सुनाइए ये बातें। बहुत बहुत हेल्प होगी इस आइडिया को बढ़ाने में और आपका योगदान सबसे जरूरी है। अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो आप मेरे लिए एक चाय या कॉफी खरीद सकते हैं। यू कैन बाय मी अ कॉफी, उसका लिंक भी शो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं इस गाढ़े समय में और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।